अब सामने देखो भाई, एक दूसरे की शक्ल नहीं, केवल सामने ध्यान दो। आज हम वो चीज देखने जा रहे हैं। एक तो कॉपी किताबें बंद कर दो, पहले कॉपी किताबें बंद कर दो और केवल सामने ध्यान दो। देखो क्या होता है कि एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना, वो अब तक अपन पूरे साल भर पढ़ चुके हैं। क्या करना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या है। बात आ जाती है घूम फिर के, कई बार एग्जाम में अपन को आता सब कुछ है, लिख भी देते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है किसी के 4 नंबर कम आए जो आने चाहिए थे, किसी के 5 नंबर कम आए। वो सोचता है यार मैंने तो एकदम सही सही लिखा था सब कुछ, या 1-2 नंबर कम आ जाते हैं मान लो, तो वो सोचता है भाई मैंने तो सब कुछ एकदम बढ़िया लिखा था और एकदम डायग्राम भी बनाए थे, सब कुछ किया था, फिर भी नंबर कम कैसे आ गए। ये सारा खेल होता है लिखने का। क्योंकि आता मान लो अधिक 2 जने हैं, दोनों को सेम आता है, लेकिन एक के नंबर ज्यादा है, एक के नंबर 1-2 नंबर कम है, क्यों रह जाते हैं? क्योंकि तरीका मैटर करता है। क्योंकि जब एग्जामिनर के पास कॉपी जाती है तो वो कॉपी जब इतनी इजीली चेक होती है ना, तो ये मान लो उसके चांस बढ़ जाते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आने के। क्योंकि हम भी कॉपी चेक करते हैं तो कई कॉपी ऐसी आती है जिसमें है ना, मतलब इतनी सी भी गलती निकालने का पहली बात तो मन ही नहीं करता, एकदम साफ सुथरी एक एक चीज क्लियर नजर आती हुई, प्रॉपर उसका क्या आंसर है वो दिखता हुआ, तो अगले का मन ही ऐसा करता है कि यार इसमें नंबर कैसे ही काटूं और क्या ही काटूं। और कहीं गलती से भी मान लो किसी के 80 आउट ऑफ 80 आने वाले होते हैं, और मान लो इतनी सी कोई गलती दिख जाए ना तो वो उसको इग्नोर मार देता है, नहीं 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 यार कॉपी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे हमसे पूरे चलने दो। तो मेन चीज वही डिपेंड करती है। अब आपको कितना आता है ये तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में ये भी डिपेंड करता है आप कैसे उस चीज को लिखते हो। तो आज हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे और एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि अगर एमसीक्यू है तो उसको कैसे करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कैसे करना है, और मैं जो बता रहा हूं केवल उसी तरीके को फॉलो करोगे और कोई तरीके को फॉलो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अपन ने वैसे तो अभी तक मैंने अपने जो ग्रुप है उस पर डाली नहीं, लेकिन 1-2 दिन के अंदर वो कॉपियां भी डाल दूंगा जिनके 80 आउट ऑफ 80 आए हैं साइंस में, ठीक है, पिछले सालों में। तो आपको देख के पता लग जाएगा भाई किस तरीके से करना है। बाकी मैं अभी बता ही दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एमसीक्यू। अब एमसीक्यू को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो टॉपर्स करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1, तो 1 में आते हैं अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 18, कितने 18। तो इन 18 को करना कैसे है, इधर देखो, क्योंकि 18 जो है वो पूरा 1 क्वेश्चन नंबर 1 है 18, तो उसको अपन को बनाना है ऐसे ब्रैकेट बड़ा सारा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये प्रॉपर यही करना है। कई बार कोई ऐसे करते हैं, देखो ये मिस्टेक नहीं करनी। कई बार क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि यार हमारे साथ बहुत सारे पेड़ कट जाएंगे, है ना, तो अपनों कॉपी की बचत करनी है, बल्कि उनको ये नहीं दिख रहा कॉपी बंदी हुई है उसमें से कोई निकालेगा थोड़ी पन्ने। तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बस यहाँ पे बी सी डी ए बी बी सी ए बी। गलत तरीका है ये करोगे तो बेचारा वो चेक कैसे करेगा, ऐसे करेगा कि 1 2 3 4 5, ना तो उसके बाद ढंग से चेक हो पाएगा उसका। तो पहली बात तो इस तरीके से तो अपन को करना ही नहीं है। अपन को कैसे करना है, जैसे मैंने लिख दिया आंसर नंबर 1। अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि इधर वाले पार्ट में तो अपन को कम चीज लिखनी है, तो इधर वाले पार्ट को ज्यादा जगह देनी है, इधर कम देनी है। तो यहाँ तो अपन को केवल नंबर डालना है, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस तरीके से डालना है बस, ठीक है। या 1 2 3 ऐसे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ऐसे डाल दिया तुम ऐसे भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? अब करना क्या है, जैसे मान लो पहले का आंसर है सी, सी लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया,
उसके आगे जो सी में लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखना है। जरूरी है लिखना। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको कई बार क्या होता है, जैसे मान लो 4 कॉपी चेक करी उसने, उसको सारी आंसर शीट याद हो जाती है 1 से लेकर 18 तक। उसके बाद वो नहीं देखता ABCD, वो पता है क्या देखता है? पहले में क्या था? रिफ्रैक्शन, सही है। दूसरे में क्या था? कुछ ही मान लो XYZ, सही है। इसमें क्या था? ये गलत है। तो मतलब ऐसे याद हो जाता है उसको लाइन से। तो वो ये देख लेगा ना, तो वो तुरंत उसको, और दिक्कत भी नहीं होगी चेक करने में, यही कि यही येलो ऐसे हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यही होती है, बार बार उसको बार बार ऐसे थोड़ी बेचारा लेकर बैठा रहेगा, पहले में सी, पहले में सी, दूसरे में डी, दूसरे में डी, कितनी देर? 4 बार में तो उसको सब कुछ याद हो जाएगा कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। तो वो केवल इसको पढ़ेगा, सही कर देगा। बस सबसे अच्छा तरीका ये है। ऐसा ही करना है, पूरे 18 नंबर यहीं आ जाएंगे। मतलब पहले पन्ने को छोड़ना ही नहीं है। पहले में नहीं हो रहा, दूसरे में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना ऐसे ही है, कंजूसी नहीं करनी। और आज सुबह के पेपर में आ चुका है, मैंने डाल भी दिया था कि इस बार जो कॉपी जो आ रही है 10th क्लास के अंदर, वो आ रही है कितनी? 20 पन्नों की। पिछले साल आती थी 24 पन्नों की, जिसमें से 2 पहले दूसरे पन्ने, मतलब टोटल 22 पन्ने आते थे, अब 20 पन्ने आ रहे हैं। और हो सकता है कि 20 पन्नों में और 1-2 पन्ने वैसे कम हो जाए, मतलब टोटल 20 लिखे हुए आएंगे वहां, जहां पहले 24 लिखे हुए आते थे, अब 20 लिखे आएंगे। आज सुबह के अखबार में आया है सबसे पहले पन्ने पे, मैंने भेज दिया, देख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना MCQ का। दूसरा अपने पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। और कई का ये भी तरीका अच्छा है, जैसे मान लो कई ऐसे करते हैं ना, जैसे आंसर नंबर 1 और यहाँ बड़ा सारा लिख देते हैं MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिर कर दिया, वो तरीका भी सही है। मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, बाकी तुम यहाँ क्या लिखते हो, यहाँ क्या लिखते हो, वो तुम्हारा मैटर है। दूसरी बात, एग्जाम में 2 तो ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन एक ही बहुत है। ब्लू पेन 2 लेके जाना है ना, ताकि दिक्कत ना हो अपने, और ब्लैक पेन जरूर लेके आना है। क्या काम आएगा अब देखना। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ लिख दो फिल इन द ब्लैंक्स, लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो। अब मान लो फिल इन द ब्लैंक्स अपने पास कितने हैं? 6 है। तो केवल है ना आंसर, दोबारा रिपीट कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, बस क्या लिखेंगे? आंसर। ऐसा नहीं है कि वैसे मान लो लिख दिया फिर ऐसे डैश डैश करके उसमें लिख रहे हैं बच्चों की जैसे, कुछ नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा आंसर नंबर 2, यहाँ लिख दो फिल इन द ब्लैंक्स, या मत लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले में ये आंसर, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवे में, खत्म। समझ में आ गया? फिर अपने पास कौन सा आता है? वेरी शॉर्ट। और वेरी शॉर्ट में सबको कैसे करना है वो देखो भाई, सभी की बोल रहा हूं यहां से, चाहे NCERT वाला हो चाहे CBSE वाला हो, अब क्योंकि यहां से सबके सेम ही आते हैं लगभग। तो अगर वेरी शॉर्ट है तो वेरी शॉर्ट का मतलब है भैया शॉर्ट का मतलब है एक लाइन से ज्यादा जाना ही नहीं। अगर जाना भी पड़े तो 2 लाइन बस, 1 या 2 लाइन। वेरी शॉर्ट का मतलब यही है, 1 नंबर का मतलब ये है। और इसको अपन कैसे करने हैं? अगर मान लो आंसर में केवल एक चीज ही पूछी है, मतलब एक सिंगल पूछा है, जैसे मान लो अगले ने पूछ लिया बेकिंग सोडे का फॉर्मूला बताओ, तो केवल जैसे अब देखो ये इसी जो मैंने क्वेश्चन बोला, जैसे मान लो आंसर नंबर 3 का फर्स्ट कर रहा हूं मैं, अगले ने बोल दिया बेकिंग सोडे का फॉर्मूला बताओ, खड़ा हो, क्या होता है बेकिंग सोडे का फॉर्मूला? बेकिंग सोडा, आराम से सुन ले पहले, बेकिंग सोडा NaCO3, क्या होता है? NaCO3। तो इधर देखना ध्यान से, इतना टाइम तो सबके पास ही है क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, तो भैया यहाँ जरूर ऐसे लिखोगे। नहीं, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट लिखना है। उसमें ढूंढने कौन बैठेगा? बेकिंग सोडा ऐसे लगाया और ये लो NaCO3, ये लो, काम खत्म। ये तो मैं हर तरीके का क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे मान लो पहला तो मान लो ऐसा, अब मान लो दूसरा, अगले ने ये बोल दिया व्हाट इज रोस्टिंग, बस व्हाट इज रोस्टिंग 1 नंबर का है। कितने नंबर का है? 1 नंबर भी देखने अपन को, 1 नंबर का है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन बता रहा हूं जिसके अंदर डेफिनेशंस पूछेंगे। क्या पूछेंगे? डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशंस। और क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, कुछ भी, गैंग क्या होता है,
तो जैसे छोटे छोटे जो आ गए ना, इनको तो भैया बिना टॉपिक लगाए नहीं लिखना। और ये जो बेकिंग सोडा मैंने लिखा था ना, ये लिखोगे ब्लैक पेन से। किससे लिखोगे? ब्लैक पेन से। और यहां पे जैसे मैंने क्या बोला अभी, रोस्टिंग मान लो, लिखा रोस्टिंग, ब्लैक पेन से रोस्टिंग डाला। और यहां से, यहां से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगली लाइन से ऐसे, ये लो 2 लाइन में खत्म रोस्टिंग, इससे ज्यादा नहीं जाना। समझ में आया? आगे समझ में, आगे चलते हैं। सारी बात बता रहा हूं। और सुनो, 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होगा ना अपना, जैसे मान लो अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया था, कौन सा दिया था यार, कुछ भी मान लो, जिसके अंदर एक केवल लाइन लिखनी है, तो उसके अंदर जो आंसर होगा ना, उसको 1 लाइन से अंडरलाइन कर देना बस, क्योंकि उसको तुरंत दिख जाए कि ये रहा आंसर। समझे? अरे समझे नहीं समझे? नहीं समझे? सुन लो। जैसे मान लो इस अगले ने से बोल दिया गई हमारी बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है। तो जैसे इसने बोला कि मैं सर ऐसे लिखूंगे आंसर कि माय बॉडी पीएच या फिर बॉडी पीएच रेंज इज इतना, तो वो जो लास्ट में लिखोगे ना आंसर क्या है, 7 से लेकर 7.8, तो उसके नीचे बस ऐसे अंडरलाइन कर देना, ताकि अगले को ये दिख जाए भाई ये है आंसर, मेरे को इनसे तो कोई मतलब नहीं है इधर क्या लिखा हुआ है, ये आंसर बस। जैसे मेरे को बोल दे कि एसिड रेन का पीएच कितना होता है, तो एसिड रेन का पीएच इतना होता है, ये लिख दिया, तो जो जितना है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जो मेन आंसर है ना, मैं 2 नंबर वाले में 1 नंबर वाले में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसमें अपन को तुरंत दिख जाए, तो उसके नीचे क्या करना है मेरे को, अंडरलाइन। समझ में आ गया? अब आगे चल रहा हूं मैं। आगे मेरे पास आता है कौन सा, शॉर्ट। कौन सा आता है, शॉर्ट। और भैया शॉर्ट में तो हर क्वेश्चन में अपन को टॉपिक डालना है। जैसे मान लो मेरे को ऐसे बोल दे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताओ, किसमें बताओ, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, तो भैया पहले लिख देना ब्रीदिंग, और यहां ब्रीदिंग लिख दिया, और यहां रेस्पिरेशन लिख दिया, कॉलम उसी के अंदर बनाना, मैं पहले बता रहा हूं। हाँ, और ये भी बात सुन लो, ऐसे किसमें करना है और कॉलम बना के किसमें करना है, कॉलम बना के उसमें करना है जिसमें कम से कम अपन को 4 या 3 डिफरेंसेस हो ना, डिफरेंसेस, तब करना है। लेकिन अगर मान लो अगले ने ऐसे बोल दिया डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताओ, तो भैया बीच में लाइन नहीं खींचनी, तो अपन को उसके डिफरेंस नहीं बताने। तो अगले ने क्या बोला है कि भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं यही बता देता हूं, मान लो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, तो क्या करोगे, यहां पे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट, ब्लैक पेन से। कौन से पेन से, ब्लैक, लाइन खींच दी। उसके बाद में यहां इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सुनना, ये कितने नंबर का है भाई, 2। जहां से 2 नंबर स्टार्ट हो जाए वहां पे बिना पूछे हमको उसका एग्जाम्पल लिखना है। क्या लिखना है, एग्जाम्पल। नहीं पूछे तो भी लिखना है, क्योंकि अपने पास इतना जोर नहीं आ रहा अपन को, अगले को ऐसा दिखना चाहिए इसको सब आता है भाई। तो यहां पे लिखा डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा, और यहां पे लिखा एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल एक कोई सा भी लिख दो, काम खत्म। यहां पे लिख दो डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद में इसकी लिख दो, और यहां पे एग्जाम्पल लिख दो। इस तरीके के बता रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, ये इस तरीके के आएंगे तो ऐसे करना है। और अगर मान लो कोई ऐसे आ जाए जिसमें मेरे को लाइन खींचनी है, जैसे 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 कल परसों अपन क्या पढ़ रहे थे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्या पढ़ रहे थे, इनहेलेशन है, तब अपन को बीच में लाइन खींचनी है, क्योंकि मुझे पता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कम से कम 4 या 5 क्या पता है अपन को, डिफरेंस पता है। तो भैया जब डिफरेंस होगा ना 4-5 का, तब तो ऐसे करना है, बाकी ऐसे करना है। समझ में आ गया? लाइन जरूर खींचनी है, और 2 क्वेश्चनों के बीच में कम से कम 2 लाइन छोड़ोगे। कितनी छोड़ोगे, 1 नहीं 2। कितनी, 2। हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़नी है। कितनी छोड़नी है, 2, क्योंकि कॉपी के पैसे दिए अपन ने। क्या दिए, पैसे, पैसे दिए ही हैं, एग्जाम फॉर्म के पैसे नहीं दिए अपन, बस। तो फिर
चाहे यहां तुम करो उसमें भी, अभी जो एग्जाम लेंगे उसमें भी ऐसे ही करना है। मैं आज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो यहाँ एग्जाम होने वाला है उसमें भी ऐसे करना है और वहां जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ऐसे करना है। समझ में आ गया? ये तो बात हो गई इसकी, हो गई। अब सुनो, अब इसके बाद मेरे पास कौन सा आता है भाई? लॉन्ग। कौन सा आता है? लॉन्ग। और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर मेरे को क्या करना है? और आएगा। सबसे अच्छी बात क्या आएगा? और में इतनी सी दिमाग सुन लेना ध्यान से, जहां ये और आ गया ना लिखा हुआ, या तो इसके ऊपर वाला पूरा करो, पहला दूसरा, या अगर पहला ही है तो ठीक है, एक ही है तो कोई बात नहीं, और या फिर इस और के नीचे वाले करो, अगर एक ही है तो कोई बात नहीं। किसी को ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन ये कर लिया, एक क्वेश्चन ये कर लिया, फिर भीख मांगोगे, एक नंबर दे दो। क्योंकि और कई कई महारथी ऐसे होते हैं कि बताऊं क्या होता है, उनको पता है कि यार एक जगह करूंगा ना तो पता लग जाएगा, तो क्या करते हैं, ये एक क्वेश्चन तो यहां कर देते हैं, ये एक क्वेश्चन लास्ट में कर देते हैं। भैया वो पता नहीं कितनी रातें काली करके आया है, सरकारी मास्टर बना है वो, तो उसकी नजरें इतनी खतरनाक होती है, उसको ऐसे पता लग जाए, अरे यार ये क्वेश्चन तो अभी आया था, तुरंत देख लेगा वो। अच्छा तू ही आया क्या दिमाग लगाने सारा? तूने लगा लिया सारा दिमाग? मतलब और वाले में भी ऐसे कर रहा है तू? मतलब 2 ऑप्शन दे दिए फिर भी नाटक कर रहा है कि एक वो करूं एक ये करूं। तो ऐसा नहीं करना है। तो दोबारा सुन लेना ध्यान से जो और वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे लॉन्ग आए चाहे ऐसे टाइप वाले आए, दोनों के अंदर अपन को या तो ऊपर वाले करने या नीचे वाले करने। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया। और इन क्वेश्चनों के अंदर स्पेशल ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि सारे क्वेश्चन हम एक ही जगह करेंगे। सारे क्वेश्चन कौन से? ऐसे टाइप या फिर वेरी शॉर्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक ही जगह होंगे। ये स्पेशल बात ध्यान रखना, ताकि उसको लगातार कॉपी चेक हो। ऐसा नहीं हो कि एक क्वेश्चन यहाँ कर रखा है, एक क्वेश्चन 10वें पन्ने पे कर रखा है, इस तरीके से नहीं चलेगा। जिसको सेक्शन ए करना है वो पूरा सेक्शन एक जगह करो। अगर मान लो किसी को डी सेक्शन पहले आ रहा है तो लिख दो सेक्शन डी और पूरे डी सेक्शन वो करो। ऐसे करोगे सेक्शन के हिसाब से, एक जगह एक को, एक जगह एक को, ऐसे। या फिर अगर सबसे अच्छा कर सको, मान लो किसी को पूरा पेपर आता है तो लाइन से करो, फिर ए बी सी डी चलने दो और ऊपर लिखो भी सही, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस तरीके से करना ही करना है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, प्रेजेंटेशन के पैसे वो होता है, पैसे मिलते हैं। जैसे मान लो कहीं तुम जा रहे हो, कुछ बोलने जा रहे हो, एक तुम ऐसे पागल के जैसे जाओगे और एक एकदम प्रेजेंटेशन के हिसाब से एकदम एक एक चीज को प्रेजेंट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? उसमें प्राइज मिलेगा नहीं मिलेगा? और एक तुम ऐसे ही चले गए उठ के, तो बताओ तुमसे 10 गुना बच्चे बैठे हैं तैयार, तो उनके आजकल क्या हो रहा है, आजकल यही तो हो रहा है। नंबर पता है ज्यादा क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन इतनी शानदार करते हैं, राइटिंग इतनी शानदार करते हैं कि जहां पे एक नंबर कट भी रहा हो ना वो भी दे देता है। इसीलिए तो 100 में से 100, 100 में से 100 आते रहते हैं आजकल। क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना जो चीज मैं बोल रहा हूं। और एक चीज और ध्यान रखना, मैं अभी बता रहा हूं, एमसीक्यू कैसे करना है बता दिया, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करना है बता दिया, वेरी शॉर्ट कैसे करना है बता दिया। उसके बाद आता है भाई शॉर्ट वाला। तो शॉर्ट वाले में अपन को ज्यादा से ज्यादा 6 लाइनें इनफ है। 6-7 लाइनें जो है वो 2 नंबर के क्वेश्चन में इनफ है। क्योंकि ये जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कितने नंबर के आते हैं? 2 नंबर के आते हैं भाई। कितने नंबर के आते हैं? 2 नंबर के। तो हमको कितने करने हैं? 6-7 लाइन इनफ है। ज्यादा खींच के करो तो आधा पन्ना इनफ है, बस आधा पन्ना है शॉर्ट में, ठीक है, आधा पन्ना। जैसे मान लो पूरा एक पन्ना है ना, मैं खुले खुले कर रहा हूं, क्यों तुम हंसो मत कि यार सर है ना इतने ज्यादा बता दिया। क्यों? क्योंकि आने दे। तो जैसे यहां लिख दिया मैंने, इधर देखो मैं बता रहा हूं कैसे हो जाते हैं, देखो अपने आप ही। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा, इस लाइन को छोड़ दो, हटाओ, यहां शुरू करो। ये हो गया, 2 लाइन लिखी, फिर 1 लाइन छोड़ दो, एग्जाम्पल लिखो, फिर 2 लाइन छूट गई, अपने आप ही हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा?
मैं कह रहा हूं खींच के, मतलब अगर लाइन से देखा जाए तो 6 लाइनें इनफ है, 6-7 लाइन। और वैसे अगर लिखोगे ना जब उसको, तो आराम से आधे पन्ने में आ जाएगा, इससे आगे नहीं जाना है अपन को बस। फिर आता है कौन सा अपने पास, लॉन्ग वाला। कौन सा, 3 का आएगा। कितने का आएगा, 3 नंबर का। 3 नंबर में बताऊं क्या आएगा ज्यादा, पहली बात तो है ना, डायग्राम आएगा एक। क्या आएगा, डायग्राम। डायग्राम को एक पन्ने पे बनाना है भाई। कितने पन्ने पे, एक। बढ़िया बढ़िया शानदार। और अगर कोई छोटा डायग्राम हो कि बनाने लायक ही नहीं हो यार, एक पन्ने पे कैसे बनाऊं, फिर अजीब सा लगेगा, तो आधा पन्ना इनफ है बस। तो ये स्पेशल बात ध्यान रखना, ज्यादा मेल फीमेल का अगर आ जाए तो उसको अगर एक पन्ने में बना सकते हैं अच्छे से। अगर मान लो कोई छोटा डायग्राम आ जाए तो उसको तो आधे पन्ने में खत्म कर देना बस। फिर ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, लॉन्ग वालों की। किसकी बात करते हैं, लॉन्ग। और लॉन्ग वाले के अंदर भैया क्या आएंगे, अपने पास न्यूमेरिकल्स। सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन के अंदर पहली बात मेरे को ये लिखना है, क्या लिखना है, गिवन। अगर गिवन प्लस फॉर्मूला, अगर ये 2 चीज लिख दी तो वो हर बार आधा नंबर देगा फ्री का, हर बार। लेकिन जो गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिख दिया और फॉर्मूला लिख दिया, तो अपने आराम से ना आधा नंबर कंफर्म है। 2 मिनट बैठ जा। हाँ, समझ में आ गया। तो न्यूमेरिकल वालों में ध्यान रखना। दूसरी बात बता रहा हूं, रे डायग्राम वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भैया सबसे पहले, जैसे मान लो मैं रे डायग्राम बना रहा हूं कॉन्वेक्स का, तो ऊपर लिखोगे कि कॉन्वेक्स लेंस का है भाई। फिर उसके बाद में यहां लिखोगे कि भैया किसका डायग्राम बना रहा हूं, तो यहां लिख दिया जैसे मान लो बिटवीन F1 एंड 2F1। क्लियर दिखना चाहिए अगले को कहीं का डायग्राम बना रहा हूं मैं, समझ में आया। यहां मैंने मान लो डायग्राम बना दिया, ये लो जैसा है वैसा बन जाएगा। अब यहां क्या लिखोगे, रिजल्ट। क्या लिखोगे, रिजल्ट। और यहां फिर पहला डाल के लिख दो कि भैया डायग्राम कहां बना है, बियॉन्ड 2F1। ऐसे लिख रहा हूं मैं, देख नहीं रहा मैं। दूसरा जैसे कैसे बना, रियल एंड वर्चुअल। तीसरा जो है वो क्या है, एनलार्ज। ऐसे ढंग से एक एक चीज जो है वो क्लियर लिखनी चाहिए। 5th चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, सेक्शन डी जो है उसमें 3 लेसन आएंगे। कितने लेसन आएंगे, 3। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर किसी को सेक्शन ए अच्छे से आता है, बी अच्छे से आता है और सी में अगर किसी को दिक्कत आती है तो डी वाला तैयार कर सकते हो, जिसके अंदर चैप्टर नंबर कौन सा आएगा, 5 कंफर्म है, 9 कंफर्म है, और इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, 2nd कंफर्म है। पहले यहां 2nd की जगह 4 आता था। तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 2, इसमें से पूरा सेक्शन डी आ जाएगा। और सुनो, ये 5th चैप्टर इतना शानदार आदमी है कि सेक्शन डी भी पूरा दे देता है और सेक्शन सी भी दे देता है, साथ में डायग्राम भी दे देता है। तो चैप्टर नंबर 5 को तो घोल के पी जाना है, और 2-3 चीजों को तो अच्छी तरीके से, 3 ही, ट्रांसपोर्टेशन कम ही देखने को मिलता है लेकिन आ भी जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 3 चीजें तो मिलती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ये 3 में से बार बार क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो इतना सा कर लोगे तो अब मस्त आराम से नंबर आ जाएंगे। और इतना सा ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना और मन में कभी ऐसे नहीं आने देना है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, किसी को ऐसा लगेगा यार मेरे को कुछ नहीं आता, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। कुछ नहीं, पढ़ते जाओ। और कई को ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मेरे को याद ही नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वो क्वेश्चन जिस दिन आएगा ना तुम्हारे सामने एग्जाम में, वैसे ही तुम उसको लिख दोगे, ये गारंटी मेरी, अपने आप याद आ जाएगा। तुम्हारा काम है पढ़ना। जिसको पढ़ा ऐसे याद नहीं हो रहा तो एक बार बिना देखे लिख दो, जहां गलती है तुरंत पता लग जाएगी, हाँ यार यहाँ अटक रहे हैं। एक बार देखो, उसको रिवाइज करो, वापस सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ के अंदर कोई कुछ नहीं याद, कुछ नहीं करना होता है। एक फॉर्मूले याद करो,
उसके बाद में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, छप जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा 100 नंबर आते हैं मैथ में। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां अपन को अगर प्रैक्टिस है तो कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता। इसमें तो ऐसे बोल दे, जैसे साइंस में तो ऐसे बोल दे, यार मेरे हिसाब से नहीं लिख रखा, मेरे हिसाब से नहीं लिख रखा इसने, वो अलग वो चीज नहीं लिखी जो मैं चाहता हूं। लेकिन मैथ में क्या बोलेगा भाई, स्टेप चल रही है, बस आंसर चेक करेगा, बीच में फॉर्मूला चेक करेगा, बस हो गया काम। दो ही चीज चेक करेगा, इसने फॉर्मूला कौन सा लगाया, आंसर क्या है, बस, और स्टेप बाय स्टेप देख लेगा बस। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं। और एक लास्ट बात कि बोर्ड एग्जाम से पहले जो अपन एग्जाम रखवा रहे हैं उसको ऐसे देना है कि उस दिन मेरा बोर्ड का एग्जाम है, चाहे किसी के पेट दर्द होए, किसी के बुखार आए, तो भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है क्या कि मान लो किसी की हल्की सी भी ऐसे लगे, यार आज सिर दुख रहा है, बोर्ड एग्जाम नहीं दूं, अगले साल देंगे, ऐसे हो सकता है? नहीं ना। तो बस इसको मॉक टेस्ट मत मानो, इसको तुम्हारा फाइनल एग्जाम ही है। 12 से आरबीएससी और शायद 17 से सीबीएसई के। तो ये मानो हमारा तो भैया 8 तारीख को तो हमारा किसका है, साइंस का पेपर है, और 9 तारीख को हमारा मैथ का पेपर है। तो ये फाइनल पेपर ही है, और ऐसे ही आना है। एक दिन पहले हम बता देंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना, वो सब अपन बता देंगे। ठीक है, इसको बंद कर।